हाँ, ये लगाओ। हूँ विकास प्रकाशन कानपुर और वांग्मय पत्रिका अलीगढ़ का खास विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ डॉक्टर फिरोज़ और शगुफ्ता नियाज़ का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज आपके सामने अपनी कुछ बातें रख सकूँ। और हिंदी में हम देखें तो नव जागरण की जो अवधारणा है वो रामविलास शर्मा प्रस्तुत करते हैं और 1857 से की क्रांति से उसको जोड़ करके देखते हैं। वो बहुत लंबा विषय है, उधर मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना ये बताना चाहती हूँ कि जो अंग्रेज़ जब यहाँ आए और यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोले गए, तो युवा पीढ़ियों की पूरी एक जमात जो है पढ़ करके जब बाहर आई अंग्रेज़ी पढ़ करके, तो उन लोगों ने अपने देश पर विचार करना शुरू किया, देश के लोगों के बारे में सोचना शुरू किया कि यहाँ हमारे देश में हमारा देश शक्तिशाली तभी बन सकता है जब हम यहाँ के लोगों को शिक्षित करेंगे और यहाँ के लोगों की जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो अमानवीय हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी, तब तक हम अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ विकास प्रकाशन कानपुर और वांग्मय पत्रिका अलीगढ़ का खास विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ डॉक्टर फिरोज़ और शगुफ्ता नियाज़ का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आज आपके सामने अपनी कुछ बातें रख सकूँ। और आपने जो आज का विषय चुना है या जो ये कड़ी चल रही है साझी विरासत, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत आपको बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा विषय आपने ये चुना है। जो आज का समय चल रहा है, वो समय जो है वो बहुत ही मुश्किल समय है। इस समय एक तो महामारी से हम जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ जो साझी विरासत है उसको ख़तरा जो है उसके ऊपर मंडरा रहा है, उसको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, उसे ख़त्म किया जा रहा है, तो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। और मैं जो आज का विषय है मेरा जो दिया गया है वो है नवजागरण युगीन हिंदी उर्दू उपन्यासों में साझी विरासत। नवजागरण की बात जब हम करते हैं तो जो शब्द है नवजागरण, वो फ्रेंच शब्द रेनेसां का हिंदी रूपांतर है। और चूंकि ये फ्रेंच व्यक्ति ने ही इसे, फ्रेंच दार्शनिक जो मिशे सेट थे उन्होंने ही इस नाम को दिया, और उसके साथ ही साथ जो नवजागरण की परिकल्पना है वो, या रेनेसां की जो परिकल्पना है वो जो इटली के, चूंकि यहाँ इसका जन्म जो है वो इटली में हुआ था, तो इटली के जो इतिहासकार थे बर्कहार्ट, उन्होंने रेनेसां की जो कल्पना है वो प्रस्तुत की। इस आंदोलन ने पूरे यूरोप को बहुत अधिक प्रभावित किया और जो यूरोप है वो मध्यकाल से निकल करके आधुनिक काल की ओर आया, उसे आधुनिकता प्रदान की। और इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो ये थी कि उसने धर्म के स्थान पर, जो धर्म की कठोरता थी, जो पादरियों की जो जकड़बंदी थी, उससे समाज को बाहर निकाला। उसके साथ ही साथ जो तर्क को महत्व दिया गया, क्योंकि उस समय साइंस जो है वो विज्ञान का आविष्कार हो रहा था, तो आस्था का स्थान जो है वो तर्क ने लिया। और धर्म प्रचारक का या धार्मिक जो लोग थे या उसका जो धार्मिक आचार्य थे, उसका स्थान जो है वो फिलोसफर ने लिया, दार्शनिकों ने लिया। तो इस तरह से धर्म का के स्थान पर दर्शन को महत्व दिया गया, आस्था के स्थान पर तर्क को महत्व दिया गया, मानवतावाद को प्रतिष्ठित किया गया। वो सारी बातें करने की कोशिश की गई कि जो मानव के हित में थी। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में अरबी विचारकों ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने जो रोमन और विशेष रूप से जो यूनानी साहित्य था, उस यूनानी साहित्य को उन्होंने उसका अध्ययन अध्यापन किया और उसको उन्होंने पश्चिमी यूरोप तक पहुंचाया। फिर न्याय तंत्र में सुधार किया गया, शासन प्रणाली में सुधार किया गया और पूरे यूरोप में एक नए जीवन का संचार हुआ। इसीलिए हम इसे हिंदी में इसका जो रूपांतर किया गया वो नवजागरण किया गया। हिंदुस्तान पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जब हम ये देखते हैं कि 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक 200 साल तक इसने अपने वेग को बनाए रखा था।
उस समय जब हम भारत में निगाह डालते हैं, भारत को देखते हैं, तो यहाँ पर जो साहित्य उस समय लिखा जा रहा था वो भक्तिपरक साहित्य था। और ज़ाहिर-सी बात है कि भक्तिपरक साहित्य जब हम पढ़ते हैं या भक्ति साहित्य को हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो संत और सूफ़ी थे वो प्रेम की बातें करते हैं और सांप्रदायिक एकता की बातें करते हैं। वो सारी चीज़ें उस समय दिखाई देती हैं जो वहाँ पर थीं। लेकिन हम जब आधुनिकता की बात करते हैं, तो आधुनिकता हमारे देश में अंग्रेज़ों के आने के बाद आई। जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उनके साथ-साथ जो है नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें आईं और आधुनिकता का जो परिवेश है पूरा वो तब बना। और सबसे पहले बंगाल में हम देखते हैं कि जो बंगाल के आखिरी नवाब थे सिराजुद्दौला, उनको प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेज़ों ने हराया, परास्त किया, तो उस समय जो बंगाल था वहाँ से मध्यकाल का अंत होता है और आधुनिक काल उत्पन्न होता है। इसी तरह फिर 1818 में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन हुआ, तो वहाँ पर आधुनिकता आई। उसके साथ ही साथ 1856 में अवध, 1857 में हिंदी प्रदेश में आधुनिकता की लहर उत्पन्न होती है। हिंदी में हम देखें तो नव जागरण की जो अवधारणा है वो रामविलास शर्मा प्रस्तुत करते हैं और 1857 से की क्रांति से उसको जोड़ते हैं, जोड़ करके देखते हैं। वो बहुत लंबा विषय है, उधर मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना ये बताना चाहती हूँ कि जो अंग्रेज़ जब यहाँ आए और यहाँ पर स्कूल कॉलेज खोले गए, तो युवा पीढ़ियों की पूरी एक जमात जो है पढ़ करके जब बाहर आई अंग्रेज़ी पढ़ करके, तो उन लोगों ने अपने देश पर विचार करना शुरू किया, देश के लोगों के बारे में सोचना शुरू किया कि यहाँ हमारे देश में हमारा देश शक्तिशाली तभी बन सकता है जब हम यहाँ के लोगों को शिक्षित करेंगे और यहाँ के लोगों की जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, जो इस तरह की चीज़ें हैं जो अमानवीय हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी, तब तक हम अपने देश को मजबूत नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जो ये स्थिति थी यहाँ के समाज सुधारकों को देखते हुए, तो कुछ लोगों ने इटली में उत्पन्न जो रिज़ॉर्मेंटो आंदोलन था उससे इसको जोड़ने की कोशिश की है कि वहाँ के लोगों ने भी सत्ता से सीधे ना टकरा करके अपनी ऊर्जा को जो है समाज सुधार आंदोलन में अभिव्यक्त किया। गांधी जी ने भी यही किया था, बीच में जब आंदोलन अपना छोड़ा उन्होंने, तो वो समाज सुधार के काम में लगे, कभी अछूतोद्धार के काम में लगे, कभी वो जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनके उसमें वो लगे थे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उस समय भी देखने में आती हैं। तो सबसे पहले जो अमानवीय प्रथा थी उस समय वो थी सती प्रथा, और राम मोहन राय ने अपने पूरा आंदोलन छेड़ा इस सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। और उनको ये प्रेरणा तब मिली जब उन्होंने, और ये वो एक बार विदेश गए थे तो उन्हें ये सूचना मिली कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है और उनकी भाभी को ज़बरदस्ती चिता में झोंक दिया गया है। तो जब वो इससे बहुत दुखी हुए और जब लौट के आए तो उन्होंने आंदोलन छेड़ा। ये 1815 की बात है। उन्होंने पुस्तक लिखी कि धर्म में इस तरह की अमानवीय प्रथा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने सरकार के सामने ये याचिका दायर की, सरकार को से अनुरोध किया कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और उन्होंने फिर उनकी जो कोशिश थी वो रंग लाई, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन हम ये देखते हैं नवजागरण युग में कि जब भी उदारवादी या जो खुले विचार के लोग थे, जब वो कोई नया विचार प्रस्तुत करते थे, तो जो रूढ़िवादी लोग हैं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते थे उनका विरोध करने के लिए। तो उनका भी विरोध किया गया और धर्म सभा की स्थापना की गई और उन्होंने, धर्म सभा के लोगों ने सरकार के सामने याचिका दायर की कि सरकार के उसमें कि ये जो हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, आप इसे, इस बात का जो प्रतिबंध है सती प्रथा पर उसे हटा दिया जाए। सरकार ने 10 साल के बाद ये प्रतिबंध जो है वो पूरी तरह से नहीं हटाया, लेकिन उन्होंने उसमें सुधार किया उस कानून में और ये कहा कि जो इच्छा से जो सती होना चाहता है वो सती हो जाए, बाकी जो है वो कोई ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं है। इसी तरह से विधवा की समस्या उस समय बहुत ज़्यादा थी। तो विधवा विवाह को लेकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, चूँकि हिंदू धर्म और शास्त्र में विधवा का पुनर्विवाह जो है वो नहीं है, उसकी आज्ञा नहीं है, तो उन लोगों ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस बात की कोशिश की कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए, इससे अनेक समस्याएं जन्म ले रही हैं, और उसमें वो जुट गए और धीरे धीरे होते होते काफ़ी उनको ये उसमें सफलता भी मिली और 1856 में ये बिल आ गया कि वो विधवा को पुनर्विवाह की आज्ञा दी जा सकती है। उसमें बहुत सारे कुछ पेच
थे, चूँकि विधवा का जो है वो इसमें प्रॉपर्टी का भी मसला जुड़ा हुआ है, तो उस संपत्ति के मसले के कारण जो है ये मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा बना हुआ था। लेकिन फिर भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने बेटे की समाज के सामने नमूना प्रस्तुत करने के लिए अपने बेटे का विवाह एक विधवा से करवाया। और फिर वहाँ पर भी यही हुआ कि जो रूढ़िवादी लोग थे वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, समाज में इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी। और लोग जो समाज सुधारक थे वो भी इससे बच नहीं पा रहे थे, और इसका उदाहरण है महादेव गोविंद रानाडे। रानाडे जो है वो विधवा विवाह के बहुत बड़े प्रचारक थे। उन्होंने उनकी पत्नी का जब देहांत हो गया तो लोगों ने ये सोचा कि शायद रानाडे अब किसी विधवा से विवाह करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र की एक लड़की से दूसरा विवाह किया, और लोगों ने फिर जो उनकी आलोचना करनी शुरू की, उनका विरोध करना शुरू किया कि आप खुद विधवा विवाह के प्रचारक हैं, ऐसा क्यों किया। तो उनकी पत्नी ने फिर बाद में इसकी सफाई दी, जो उनका नाम भी रमाबाई था। उन्होंने अपने संस्मरण में ये लिखा कि उन्होंने रानाडे ने मुझसे विवाह इसलिए किया, एक विधवा से विवाह ना करके मुझसे इसलिए किया क्योंकि उनके पिता, उनके परिवार के लोग इस बात से सख्त नाराज़ थे, तो उनकी नाराज़गी के भय से उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो समाज में आ रही थी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, जो खुद समाज सुधारक थे, वो रूढ़िवादियों या अपने परिवार या अपने समाज को दो स्तरों पर लड़ना पड़ रहा था। एक तरफ तो समाज से और दूसरी तरफ अपने ही परिवार, अपने ही घर के लोगों से लड़ना पड़ रहा था। इसके साथ ही साथ फिर स्त्री शिक्षा की बात की जा रही थी कि स्त्रियों को जब तक हम 19वीं शताब्दी को ये कहा जाता है कि वो स्त्रियों की शताब्दी है, कि स्त्रियों को आगे बढ़ाने की उसमें बहुत बातें की गई। तो स्त्री शिक्षा की बात की जा रही थी। वो स्त्री शिक्षा की बात जब की जाती है तो दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इनका नाम जो है वो मुख्य रूप से आता है। लेकिन इन लोगों ने, केशव चंद्र सेन हो या दयानंद सरस्वती हों, ये लोग जितने भी समाज सुधारक थे वो इस बात पर एक मत थे कि लड़कियों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो गृहस्थी की शिक्षा देनी चाहिए, और वो सिलाई, कटाई, बुनाई और जो पाक शास्त्र हैं इनमें ही उन्हें निपुण बनाया जाना चाहिए। सावित्री फुले और ज्योतिबा फुले ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो सावित्रीबाई फुले थे, ये ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला पूना में। और जब उनके सामने ये परेशानी आई कि लड़कियां जो हैं वो वहाँ पढ़ने नहीं आ रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ के वो ये कह रहे हैं कि हम जो शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, उनसे हम पढ़ने नहीं देंगे। तो अपनी पत्नी से उन्होंने ये बात कही, तो पत्नी ने, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी सावित्रीबाई फुले, तो उन्होंने ये कहा कि आप मुझे पढ़ाइए, मैं लड़कियों को शिक्षा दूंगी। वो रात रात भर जाग करके पढ़ती थी, और पढ़ करके इतना सीख गई वो कि फिर वो लड़कियों को पढ़ाने लगी। जब वो लड़कियों को पढ़ाने स्कूल जाती थी तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ता था। जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, युवक थे, वो उनके ऊपर सड़े हुए अंडे, टमाटर और इस तरह के गोबर और कीचड़, इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर फेंकते थे। लेकिन वो भी अपने झोले में एक दूसरी साड़ी लेके जाती थी और वहाँ पर जाकर के साड़ी बदलती थी और फिर लड़कियों को शिक्षा देती थी। तो इस तरह से जो स्त्रियों की जो स्थिति थी उसको सुधारने में समाज सुधारकों ने बहुत बड़ा रोल निभाया। ये तो नव जागरण के कुछ मुख्य बातें, कुछ मुख्य मुद्दे सामने आए। उसके बाद जब हम सर सैयद अहमद ख़ां भी जो है वो नव जागरण के अग्रदूत के रूप में सामने आते हैं। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढाए गए अंग्रेज़ों के द्वारा, उसमें दोनों ही जाति के लोग थे, दोनों ही धर्म के लोग थे, सबने मिल कर के ये लड़ाई लड़ी थी, संघर्ष किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो मुसलमानों को बनना पड़ा, उनके क्रोध का। अंग्रेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों के प्रति अपने क्रोध को व्यक्त कर रहे थे। दिल्ली में कत्लेआम किया गया। उसके बाद पूरा जितने भी लोग अपनी जान बचा करके दिल्ली छोड़ करके चले गए थे, उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया, उनको दोबारा दिल्ली में आने नहीं दिया गया। उनकी जितनी भी नौकरियां थीं वो ख़त्म कर दी गईं, सरकारी, गैर सरकारी, कहीं पर भी वो नौकरी नहीं कर सकते थे, कहीं आवेदन नहीं कर सकते थे। जब भी विज्ञापन निकलता था तो वो लोग, ये बात साफ साफ उसमें लिखी हुई होती थी कि जो मुसलमान हैं वो इसमें आवेदन ना करें। गालिब ने भी अपने मित्र को एक पत्र लिखा और गालिब खुद शिकार हुए थे उसकी, उनकी पेंशन बंद हो गई थी।
तो उन्होंने अपने मित्र को लिखा कि महाजन दिल्ली में आ गए हैं। संघर्ष के बाद की जो स्थिति थी उसको बताया उन्होंने कि महाजन जो हैं वो दिल्ली में आ गए हैं, लेकिन मुसलमान एक भी दिखाई नहीं देता है, और मेरे जितने भी रिश्तेदार थे उनका इतने लोगों का कत्ल हुआ है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे ऊपर कोई रोने वाला नहीं होगा। सर सैयद इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से दिल्ली में देख रहे थे और उन्हें इन चीज़ों का बहुत दुख था। उन्होंने तभी ये प्रण लिया कि मुसलमानों की स्थिति को जो है वो सुदृढ़ करना है, और उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले तो जो काम करना है वो ये है कि अंग्रेज़ों के दिल में जो मुसलमानों के प्रति क्रोध है उसे बाहर निकालना है, और मुसलमानों के दिल में जो अंग्रेज़ों के लिए और अंग्रेज़ी के लिए जो क्रोध है उसको बाहर निकालना है। इस काम में वो जुट गए, बहुत कोशिश की, बहुत प्रयत्न किया, सबको समझाया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, और फिर अलीगढ़ आंदोलन का जन्म होता है। 24 मई 1875 में उन्होंने यहाँ पर आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाला एक मदरसा, जिसका नाम था मदरसतुल उलूम, वो उन्होंने स्थापित किया। यहाँ पर भी उन्हें रूढ़िवादियों का बहुत की आलोचना सहन करनी पड़ी। लोगों ने ये कहना शुरू किया कि कोई भी सैयद के मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ना भेजे, क्योंकि वो उन्होंने एक ऐसा मदरसा खोला है जहाँ जूतों समेत नमाज़ पढ़ाई जाती है, जहाँ उन्हें क्रिस्तान बनाया जा रहा है, जहाँ उन्हें अंग्रेज़ बनाया जा रहा है। तो लोगों ने बहुत दिन तक इन चीज़ों को सुना, उसका विरोध उसको वो किया, बच्चों को मना किया। लेकिन फिर धीरे धीरे जब प्रचार किया गया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत प्रचार किया जा रहा है, तब लोगों ने वहाँ भेजना शुरू किया, और फिर 2 साल के अंदर अंदर वो मदरसा जो है वो एक कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में, और फिर 1920 में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हो गया। सर सैयद की एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की हमेशा बात करते थे, और उनका ये कहना था कि जो हिंदुस्तान है उसका वो एक सुंदर दुल्हन की तरह है, और जो उसकी 2 आँखें हैं वो हैं हिंदू और मुसलमान। अगर एक आँख खराब हो जाती है उस दुल्हन की, तो दुल्हन, जो सुंदर दुल्हन है, उसका रूप बिगड़ जाएगा, वो भंगी हो जाएगी। इसलिए दोनों ही कौम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, एक साथ मिल कर के आगे बढ़ने की, तरक्की करने की ज़रूरत है। और कभी भी उन्होंने अपने मदरसे या कॉलेज, और आज भी जो यूनिवर्सिटी है, उसके दरवाजे हमेशा हर कौम के लिए, हर धर्म के लिए, हर मज़हब के लिए खुले हैं। लोग वहाँ आते रहे, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो बच्चे हों, पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, सभी धर्म के लोग वहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और कर रहे हैं। आज भी यहाँ अलीगढ़ में जो गंगा जमनी तहजीब है, जो साझी विरासत है, उसकी मिसाल देखनी हो तो अलीगढ़ में आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही थी उस समय। उसके साथ जब हम ये देखते हैं कि नव जागरण युगीन हिंदी उर्दू उपन्यासों को जब हम देखते हैं, उस पर दृष्टि डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये 19वीं शताब्दी में जो उपन्यास लिखे गए हैं, मैंने जो लिया है इसमें बहुत सारी लंबी लिस्ट है उपन्यासों की, हिंदी और उर्दू दोनों की, नव जागरण युग में जो लिखे गए थे। लेकिन मैंने उसमें से कुछ उपन्यासों को लिया है, उनके माध्यम से अपनी बात को मैं कहने की कोशिश करूँगी। तो उसमें जो उपन्यास लिखे गए थे वो जब हम दृष्टि डालते हैं तो ये देखते हैं कि एक भी 19वीं शताब्दी में जो भी उपन्यास लिखा गया, यानी 1869 से लेकर के 1900 के आसपास तक, उसमें हिंदी में एक भी मुसलमान उपन्यासकार नहीं दिखाई देता है। जबकि हिंदी को बनाने में, हिंदी को प्रतिष्ठित करने में, या हिंदी में महत्वपूर्ण साहित्य को जो है वो संपन्न बनाने में मुसलमानों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम अपभ्रंश से अगर देखें तो अपभ्रंश में संदेश रासक लिखने वाले अब्दुल रहमान, जिन्हें अद्दहमाण कहा जाता है, अपभ्रंश में उन्होंने सुंदर काव्य की रचना की, जो भारतीय कथा को आधार बना करके उन्होंने कही थी। उसके बाद अमीर खुसरो का नाम लिया जा सकता है, जो बहुत ही, उन्होंने खड़ी बोली में तरह तरह की गज़लें लिखीं, और ये पहेलियाँ, मुकरियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी बेहतरीन हैं उर्दू में, हिंदी में जो उन्होंने खड़ी बोली में लिखी हैं। भक्ति काल में हम देखते हैं तो सूफियों की पूरी परंपरा दिखाई देती है, जो बहुत ही
प्रेम और मोहब्बत को दिखाने वाली मलिक मोहम्मद जायसी का नाम अगर हम लें, तो पद्मावत जो लिखा है उसको पढ़ते समय कहीं इस बात का हमें आभास नहीं होता, दूर दूर तक नहीं होता है कि इसे किसी मुसलमान ने लिखा है। ये साझी विरासत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि कहीं हमें दिखता ही नहीं है कि ये कौन है, किसका, इसका धर्म क्या है। अब्दुल रहीम खाना के दोहों को आप देखिए, रहीम के दोहे किस तरह मशहूर हैं, किस तरह प्रसिद्ध हैं, कहीं नहीं लगता कि ये किस कौम का व्यक्ति है जिसने इसे लिखा है। वो साझी विरासत की पूरी मिसाल थी। उर्दू में नज़ीर अकबर आबादी उर्दू में लिख रहे थे और इतनी खूबसूरत कविताएं, होली, दिवाली और मेले ठेले जुलूस, यहाँ की जो चीज़ें हैं उनका वो ऐसा स्वाभाविक चित्रण कर रहे थे कि लोग उन्हें हिंदी का मानने लगे और हिंदी में वो पढ़ाए जाने लगे। हमारे यहाँ भी हिंदी में नज़ीर अकबर आबादी को खूब पढ़ाया जाता है और वो उर्दू के साथ साथ हिंदी के भी कवि मान लिए गए। उससे और आगे हम बढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी, जिसे हिंदी की भी पहली कहानी माना जाता है, उर्दू की भी पहली कहानी माना जाता है। जितने वो उर्दू के हैं उतने ही हिंदी के हैं। आगे चल के प्रेमचंद को भी वही स्थान प्राप्त है कि जितने वो उर्दू के हैं उतने ही वो हिंदी के हैं। जितना हिंदी वाले उन्हें प्रेम करते हैं, जितने उर्दू वाले करते हैं, उतने ही हिंदी वाले भी उनसे प्रेम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चली आ रही थी, लेकिन इस समय जो उपन्यास लिखे गए उसमें एक भी मुसलमान उपन्यासकार हिंदी में नहीं दिखाई देता। इसके क्या कारण थे? इस प्रश्न पर जब हम विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अंग्रेज़ों की जो नीति थी, डिवाइड एंड रूल, उसका शिकार यहाँ के लोगों को होना पड़ा। यहाँ की साझी संस्कृति को, साझी विरासत को होना पड़ा। और जो सबसे बड़ा अहम रोल निभाया, सबसे बड़ी भूमिका थी, वो फोर्ट विलियम कॉलेज की थी। 1800 ईस्वी में जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया तो वहाँ पर जो है वो इस तरह की किताबें, चूँकि उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो यहाँ के अंग्रेज़ हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले जो अंग्रेज़ हैं, उन्हें हिंदुस्तानी साहित्य और हिंदुस्तानी भाषा से भी परिचित करवाया जाए तो वो वहाँ पर कामकाज अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसके लिए उन्होंने किताबें ढूंढना शुरू की तो उन्हें जो चीज़ें मिली उन्होंने कहा ये काफ़ी नहीं है, हमें फिर से नई किताबें लिखवानी होंगी। और उन्होंने इस काम के लिए आगरा से लल्लू लाल को बुलाया, सदल मिश्र को आरा से बुलाया, मीर अम्मन को दिल्ली से बुलाया और फिर उन्हें ये आदेश दिया गया या निर्देश दिया गया कि आप ऐसी कथाएं लिखिए। लल्लू लाल को और नासी के तो पाख्यान और प्रेम सागर जब लिखवाया तो उनसे ये कहा गया कि आप जो है वो ऐसी कथाएं लिखिए जो हिंदुस्तान की संस्कृति और हिंदू पौराणिक धर्म से संबंधित हो। मीर अम्मन से ये कहा गया कि आप ऐसी कथा लिखिए जो मुस्लिम धर्म से संबंधित हो और मुसलमानों की जिसमें संस्कृति का चित्रण किया गया हो। तो उन्होंने बागो बहार लिखी और उन्होंने इतना ही नहीं किया, फिर उन्होंने जब किताबें लिखवाई तो फिर 2 विभाग भी स्थापित कर दिए, एक हिंदी और एक उर्दू विभाग। तो इस तरह से और फिर हिंदी को वो उन्होंने हिंदू धर्म से जोड़ दिया और उर्दू को उन्होंने मुसलमानों से जोड़ दिया। तो इस तरह से जो अंग्रेज़ों की जो भाषा नीति थी उसने इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया। एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने साझी विरासत में सेंध लगाई और जो अब तक एक अच्छी जो खूबसूरत परंपरा चली आ रही थी उसको उन्होंने तोड़ने का काम किया। तो साझी विरासत को समय समय पर जो कट्टरवादी थे या जो इस तरह से शासन करने वाले लोग थे कि डिवाइड एंड रूल के हिसाब से चलने वाले लोग थे, उनका निशाना उसे बनना पड़ा। लेकिन फिर भी ये उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो प्रगतिशील लेखक संघ आया, जनवादी लेखक संघ, इन लोगों ने फिर उर्दू और हिंदी दोनों की को आपस में जोड़ने की कोशिश की और एक साथ मिलकर के हमने खुद अलीगढ़ में देखा है कि उर्दू और हिंदी दोनों ही साहित्यकार मिलकर के किस तरह से संयुक्त रूप से प्रोग्राम करते हैं। तो ये साझा संस्कृति को बचाए रखने की एक मुहिम है। तो इस चीज़ को हमने यहाँ उपन्यास पढ़ते समय या उपन्यास को देखते समय मैंने इसमें ये देखा। उसके बाद फिर मैं आती हूँ उपन्यासों पर कि जो उपन्यास सबसे पहला उपन्यास उर्दू में डिप्टी नज़ीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखा। मिरातुल उरूस उपन्यास जब प्रकाशित हुआ 1869 ईस्वी में तो हिंदी में उसके बाद जो उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों पर आरंभ के 3 उपन्यास हैं जिसमें देवरानी जिठानी की कहानी, वामा शिक्षक
और भाग्यवती, इन तीनों ही उपन्यासों पर मिरातुल उरूस का प्रभाव दिखाई देता है और उसकी भूमिका में वो लोग स्वीकार भी करते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी में तो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि ये मैंने उनके ऊपर मिरातुल उरूस से प्रभावित होकर के लिखा है, लेकिन जो उनका अंदाज है उससे साफ जाहिर होता है कि वो मिरातुल उरूस से प्रभावित दिखाई देते हैं। वामा शिक्षक में जो मुंशी कल्याण राय और मुंशी ईश्वरी प्रसाद, दो लोगों ने मिलकर के इस कथा को लिखा था, तो उन्होंने भूमिका में साफ-साफ लिखा है कि मैंने आजकल जो मैं पढ़ नहीं रही हूँ उस कथन को, बल्कि मैं भाव उसका बता रही हूँ कि मैंने आजकल जो सरकार है वो स्त्री शिक्षा की ओर बहुत ध्यान दे रही है और मुसलमानों में तो मुसलमान लड़कियों की शिक्षा के लिए तो कुछ किताबें लिख दी गई हैं, जैसे मिरातुल उरूस, लेकिन हिंदी में इस तरह की कोई किताब दिखाई नहीं देती है। इसलिए मैंने ये किताब लिखने का मेरा मकसद जो है, इसलिए मैंने ये किताब लिखी है। भाग्यवती को जब हम देखते हैं, भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम पल्लौरी का है, तो उन्होंने उस उपन्यास की भूमिका में जो लिखते हैं, जो उनका अंदाज है भूमिका में, वो अंदाज मिरातुल उरूस की भूमिका से काफ़ी मिलता जुलता है। श्रद्धाराम पल्लौरी ये लिखते हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं हिंदी में एक ऐसी पोथी लिखूं जो भारत खंड की स्त्रियों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने वाली हो। जब हम डिप्टी नज़ीर अहमद का उपन्यास मिरातुल उरूस को देखते हैं, उसकी भूमिका को पढ़ते हैं, तो उसमें वो लिखते हैं कि मुझे ऐसी किताब की जुस्तजू हुई जो अखलाक और नसाए से भरी हो, यानी स्त्रियों को नैतिक शिक्षा देने वाली हो, और जो तोहमात हैं, यानी जो अंधविश्वास हैं, जो इस तरह के ख्यालात हैं, वो स्त्रियों के दूर हो सके और उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा सके। तो मैंने पूरा कुतुब खाना छान मारा, कहीं भी मुझे ऐसी कोई किताब नहीं दिखाई दी। तब मैंने इस किताब का मंसूबा बांधा। तो इस तरह से मिरातुल उरूस और भाग्यवती दोनों की ही जो भूमिका है उसमें काफ़ी साम्य दिखाई देता है। उसके बाद जो कथा है, कथा में भी इस तरह की चीज़ें हैं। एक और राइटर हैं, एक लेखक हैं, पंडित माधव प्रसाद। उन्होंने 2 उपन्यास लिखे। 1884 में उन्होंने लिखा स्त्री दर्पण और 1886 में लिखा उन्होंने स्त्री उपदेश। अपनी दूसरी पुस्तक जो उपन्यास है स्त्री उपदेश, उसमें उन्होंने लिखते हैं भूमिका में कि मैंने इस किताब को उस किताब के नमूने पर लिखा है जो एक मुसलमान डिप्टी कलेक्टर ने बनाई है, और वो मुसलमान लड़कियों की पढ़ने योग्य है, और मैंने इसे हिंदुओं की, आर्यों की लड़कियों के पढ़ने योग्य बनाया है। तो इस तरह से वो पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि हमने तो अंग्रेज़ों की, मैं ये कहना चाह रही हूँ ये उदाहरण दे करके कि अंग्रेज़ों की जो भाषा नीति थी डिवाइड एंड रूल और दोनों को अलग अलग संप्रदायों से जोड़ करके प्रस्तुत करने की बात थी, लेकिन उपन्यासकार एक दूसरे से प्रभावित हो रहे थे, एक दूसरे से प्रेरणा ले रहे थे और इस बात को स्वीकार भी कर रहे थे। तो ये साझी विरासत की अपनी एक अलग मिसाल है। उसके बाद हम आते हैं उस पे कि जो विषय है इन उपन्यासों का, तो चूंकि स्त्री शिक्षा के लिए ही आरंभिक उपन्यास जो लिखे गए थे वो स्त्रियों की शिक्षा प्रदान करने के लिए ही लिखे गए थे, तो जाहिर सी बात है कि स्त्री शिक्षा की ही बात की जा रही थी और दो लड़की बहनों के माध्यम से या 2 देवरानी जेठानी के माध्यम से बात को जो है वो प्रस्तुत कर रहे थे उपन्यासकार। और एक अच्छी स्त्री के गुण क्या होते हैं और एक बुरी स्त्री के गुण क्या होते हैं, ये 2 खाने जो हैं उन्होंने बांट रखे थे। अच्छी स्त्री जो है वो है जो दिन रात काम में लगी रहे, किसी से अपनी कोई शिकायत ना करे, हर बात को वो खुशी खुशी स्वीकार करे, कढ़ाई सिलाई बुनाई पाक शास्त्र में निपुण हो और वो तर्क वितर्क ना करे, जवाब ना दे, इस तरह की जो चीज़ें थीं वो अच्छी स्त्री के गुण थे। और इसके जो उलट था वो बुरी स्त्री के गुण थे, और इस तरह की चीज़ों को ही वो उपन्यास के माध्यम से प्रसारित कर रहे थे। और स्त्रियां भी अपने आप को उन मानदंडों पर खरा उतरने की कोशिश करती थीं। उस समय जो स्त्रियों की स्थिति थी, और आज भी अगर हम देखते हैं तो स्त्रियों की मानसिकता में वो कहीं कोई अंतर, न समाज की मानसिकता में कोई अंतर आया है, न स्त्रियों की मानसिकता में। स्त्रियां भी अपने आप को आदर्शवाद के उस पर खरा उतारना चाहती हैं उन मानदंडों पर,
और जो समाज है वो भी स्त्रियों को बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई तर्क वितर्क करें, कोई सवाल जवाब करें, जो भी है उसे वो चुपचाप सहन करती रहें और चुपचाप उसे स्वीकार करती रहें। ये स्थिति आज भी हम देखते हैं। उस समय जो स्त्रियों में एक सबसे बड़ी जो खराबी थी वो ये थी कि स्त्रियों में जो अशिक्षित स्त्रियां थी कह सकते हैं हम, कि उनमें फूहड़पन बहुत था। घर को किस तरह रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल कामकाज करना नहीं चाहती थी। तो और जो शिक्षित स्त्रियां थीं उसकी मिसाल देकर के उन्होंने इस तरह की चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। तो उन्होंने ये दिखाया, और जो मैं एक नाम लेना चाहूँगी लेखक का जिन्होंने उमराव जान अदा लिखी थी, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। उन्होंने उन्होंने उमराव जान अदा उपन्यास जो लिखा, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि या ये कह सकते हैं कि वो एक तो उन्होंने इस उपन्यास में एक तवाइफ की जो दर्द है उस दर्द को तो उन्होंने बयान किया ही है कि किस तरह से एक अमीरन नाम की लड़की जो है वो किस तरह से उमराव जान में बदल जाती है और उसके क्या दर्द हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, उसका तो चित्रण किया ही। साथ वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि लखनऊ में और इस तरह के रिवाज थे कि जो तवाइफों के कोठे हुआ करते थे वो शिष्टाचार के और शिष्ट के गढ़ हुआ करते थे। वहाँ पर रईसों के बच्चों को भेजा जाता था ताकि वहाँ पर वो उनसे शिष्टाचार सीख सकें। तो वो एक ज़िक्र किया है उन्होंने, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने, कि वो उमराव जान जो है वो अकबर अली नाम के एक पात्र हैं, उनके घर जाती है। वो सैयद हैं, सैयदानी उनकी पत्नी है। तो वहाँ पर वो ये देखती है कि उनकी जो घर का क्या हाल है। वो ये कहती है कि मैं देखती हूँ खुदा का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं है, सब उल्टी पड़ी हुई है। सामने जो है वो जो बुआ मामन जो हैं वो खाना बना रही हैं, मक्खियाँ भी भिना रही हैं, अंगनाई में जगह जगह कूड़े पड़े हुए हैं, बेगम साहिबा के बिस्तर पर भी बहुत सारे सामान बिखरे हुए हैं। बुआ मामन जो हैं वो ला कर के उन्हें बेगम साहिबा को पानदान देती हैं। तो चूने और कत्थे के धब्बों से पूरा पानदान जो है वो छिपा पड़ा है। फिर वो ये लिखती है कि मेरा तो देख के जी मिचला गया। अब एक सैयदानी और एक तवाय दोनों के जो फूहड़पन है या जो दोनों का जो दस्तूर है या दोनों की जो मानसिकता है उनको दिखाने का प्रयत्न किया है कि जो सैयद घराने के लोग हैं वो अपनी स्त्रियों को कुछ सिखाते नहीं हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसको दूर किया जाना चाहिए। भाग्यवती में भी हम ये देखते हैं कि भाग्यवती जब विवाह करके अपने घर में आती है तो ये देखती है कि जो उसकी ननद है, जो उसकी जेठानी है, वो किसी काम को हाथ नहीं लगाती हैं। वो ये कहती है कि मैं देखती हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक जो सामान जहाँ बिखरा पड़ा है वहीं पड़ा हुआ है और जो चीज़ जहाँ पड़ी है वहीं है, कोई किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सोने और खाने के सिवा उनका कोई काम ही नहीं था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उपन्यासकारों ने बात की कि समाज को आगे बढ़ाना है और घर को सुधारना है, समाज को सुधारना है, तो स्त्रियों को सुधारने की ज़रूरत है। स्त्रियों में ये जो सारी चीज़ें हैं उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ दस्तकारी की बात की गई है और इसमें हम साझी विरासत को हम देख सकते हैं कि जो वामा शिक्षक उपन्यास है उसमें जो किशोरी है वो अपनी माँ से कहती है, अपनी सास से ये कहती है कि विधवा होने के बाद वो दो स्त्रियां घर में अकेली रह रही हैं और ससुर का और पति का दोनों का ही की मृत्यु हो चुकी है। तो वो ये कहती है कि मैंने सुना है कि पुरानी दिल्ली में जो मुसलमान औरतें हैं, स्त्रियां हैं, वो दस्तकारी का खूब काम करती हैं, कढ़ाई का काम करती हैं, जो कलाबत्तू है और ज़री का काम है वो ये काम करती हैं। वो तो पूत और खसम वाली हैं, यानी उनके पति भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं और हमें करके ये अपना उन्नति करनी चाहिए, ये पैसे अर्थोपार्जन करना चाहिए और वो अपना अर्थोपार्जन करती है, वो अपने घर को संपन्न बनाती है, अपने बच्चे की परवरिश करती है और वो दस्तकारी के माध्यम से ही अपने आप को संपन्न बनाती है। इसी तरह भागवती उपन्यास में हम ये देखते हैं कि जो भागीरथी है जब उसे ससुराल से निकाल दिया जाता है तो वो अकेली रहती है और दस्तकारी के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे वो धनवती हो जाती है। उपन्यासकार ये दिखाना चाहता है कि स्त्रियां जो हैं वो अगर वक्त पड़ता है, समय पड़ता है, तो वो इस तरह के काम करने में भी सक्षम होती हैं। इसके साथ ही साथ
विधवा विवाह की बात जो समाज सुधारक उठा रहे थे, उपन्यासों में भी उस बात को उठाया गया है। और हिंदी के, चूँकि हिंदू समाज में या हिंदू धर्मशास्त्र में विधवा के पुनर्विवाह की आज्ञा नहीं दी गई है, इसलिए किसी भी उपन्यास में विधवा के पुनर्विवाह की बात तो नहीं की गई है, उसका समर्थन नहीं किया गया है। भाग्यवती उपन्यास की भूमिका के बारे में ये कहा जाता है कि श्रद्धाराम फुल्लौरी ने जब उसकी भूमिका लिखी तो उसमें उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में बात लिखी थी, लेकिन जब पुस्तक के प्रकाशन का समय आया तो उस अंश को उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि उनको ये लगा कि समाज जो है इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही लेकिन जो देवयानी जेठानी का, जो पंडित गौरीदत्त शर्मा का जो उपन्यास है, उस उपन्यास में उन्होंने ये बताया कि कम से कम उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि जो बाल विधवा हैं वो बहुत ज़्यादा उनको दुख झेलना पड़ता है, पूरा जीवन उनका नष्ट हो जाता है। और एक खींच जो है उन्होंने हिंदू धर्मशास्त्र के प्रति एक खींच उसमें ज़रूर दिखाई देती है। एक पात्र से कहलवाया है उपन्यासकार ने कि पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं। मुसलमानों में, साहबों में यानी ईसाइयों में तो ब्याह होने में कोई परेशानी नहीं होती, दोबारा विवाह हो जाता है। अब तो बंगालियों में भी होने लगे हैं। और धोबी, नाई, कहार और इस तरह की जो जातियां हैं निम्न वर्ण की, उनमें भी कोई ब्याह में कोई परेशानी नहीं होती। तो इस तरह से उपन्यासकार जो है वो और जातियों को लेकर के जो लोग हैं उनकी अच्छी बातों को लेना चाहते हैं, इसलिए उसका वो उल्लेख करते हैं अपने पात्रों के माध्यम से। लेकिन वामा शिक्षक में ये बात नहीं दिखाई देती। वामा शिक्षक में वो ये कहते हैं, जब किशोरी विधवा हो जाती है तो उसकी बहन का पत्र आता है कि तुम्हें तो अपनी जो टीचर हैं ज्ञानों भी विधवा हो चुकी हैं, बाल विधवा थी, कि ज्ञानों की तरह अपना जीवन बिताने की कोशिश करनी चाहिए। और अब तो तुम्हें और अगर कोई आर्थिक परेशानी हो तो मुझे लिखना और मैं तुम्हें आर्थिक सहायता दूंगी। लेकिन वो ये कहती है किशोरी कि नहीं, मुझे किसी आर्थिक सहायता की ज़रूरत नहीं है। अब तो जब मुझे ऐसे ही जीवन काटना है तो मैं अपने बल पर अपना जीवन व्यतीत करूँगी। वो दस्तकारी करके अपना जीवन व्यतीत करती है। मुसलमानों में ये समस्या, विधवा की समस्या नहीं थी, विधवा विवाह की, क्योंकि इस्लाम में इस बात की आज्ञा दी गई है कि जैसे ही विधवा होती है कोई स्त्री तो 4 महीने 10 दिन जिसे इद्दत कहते हैं, उसके बाद उसका पुनर्विवाह कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि हम जिस समाज में रहते हैं, चाहे आप कितने ही वर्गों में उसे बांट दीजिए कि ये आपका है, ये हमारा है, लेकिन एक दूसरे से लोग जो हैं वो असर अंदाज होते हैं। उपन्यासकार ये दिखाना चाहते हैं कि कि लोग जो हैं वो अपनी समाज और के साथ साथ दूसरे समाज और दूसरी संस्कृति से भी प्रभावित होते हैं। तो मुस्लिम समाज में भी इसको बुरा समझा जाने लगा कि नहीं, विधवा का पुनर्विवाह नहीं किया जाना चाहिए, ये सही नहीं है। पंडित रतन नाथ सरशार, जो उर्दू के एक सशक्त उपन्यासकार हैं, उन्होंने इस मानसिकता का वो इस ओर संकेत करते हैं कि जो एक दूसरे का असर है, वो हम एक साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे से अच्छी बुरी चीज़ें सीखते हैं, इसलिए हमें साझा संस्कृति को बचा करके रखना चाहिए। तो वो ये कहते हैं, जो उनका उपन्यास है फसाने आज़ाद, उसमें वो एक पात्र के माध्यम से मुस्लिम मानसिकता का चित्रण करते हैं। कहते हैं, एक स्त्री है, वो ये कहती है, खबरदार लड़की को अब ना ब्याहना, और भले मानसों में बेवा का विवाह नहीं हुआ करता, और वाह खानदान में बट्टा लगाओगी। तो वो इस तरह की बात करके वो व्यंग करते हैं एक तरह से कि समाज में जो है वो एक दूसरे का असर इस तरह से लिया जाता है। लेकिन डिप्टी नज़ीर अहमद ने एक उपन्यास लिखा अयामा, उस उपन्यास में उन्होंने इस बात की अपील की समाज से कि विधवा का पुनर्विवाह कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय दशा उसकी बहुत बुरी थी। इस तरह की आत्मनिर्भरता उनमें थी नहीं और इतनी जागरूकता भी नहीं थी, तो उनका बहुत बुरा हाल होता था और समाज की दृष्टि उनके प्रति बहुत ज़्यादा, अब भी नहीं बदली है ज़्यादा, लेकिन उस समय तो बहुत ही बुरा हाल था। तो उन्होंने फिर राशिदुल खैरी, उर्दू के दूसरे उपन्यासकार हैं, उन्होंने नौहे ज़िंदगी उपन्यास लिखा और लिख करके ये अपील की कि विधवा का पुनर्विवाह हो जाना चाहिए। अब हम बाल विवाह की बात करते हैं कि उपन्यासों में किस तरह से दिखाया गया है उर्दू और हिंदी में। तो बाल विवाह जो है वो हिंदी उपन्यास जब हम देखते हैं देवयानी जेठानी की कहानी,
तो उसमें जो है वो जो नायक नायिका हैं वो तो नई रोशनी के हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं, बच्चों का विवाह बाल्यावस्था में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो दादा दादी हैं उन्हें समाज की बहुत चिंता है। वो ये कहते हैं कि अगर इस समय इनका विवाह नहीं किया तो फिर इसका विवाह कभी हो नहीं पाएगा। लोग ये सोचेंगे कि हमारी जाति में कोई खोट है, बच्चे में कोई खोट है, इसलिए इसका विवाह जो है वो अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए इसका विवाह बचपन में ही हो जाना चाहिए। तो ये स्थिति थी। लेकिन वामा शिक्षक उपन्यास में बाल विवाह का विरोध किया गया, भाग्यवती में बाल विवाह का विरोध किया गया कि इससे जो है वो विषमताएं उत्पन्न होती हैं, ये उपयुक्त नहीं है समाज के लिए। मुस्लिम समाज में बाल विवाह जो है वो बहुत अधिक प्रचलित नहीं था। जो सभ्य समाज था उसमें गांव में और निम्न वर्ग में बाल विवाह भी होते हैं, उस समय भी होते थे। तो सरशार ने इस ओर व्यंग किया, इस ओर संकेत करते हुए व्यंग किया है। वो लिखते हैं कि 10 वर्ष के हुए और छम छम करती हुई बीवी घर में आई, लीजिए पढ़ना लिखना छूटा। 13 वर्ष के हुए एक बेटी के बाप हो गए, रोजगार ने दामन पकड़ा। तो इस तरह से वो व्यंग के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं कि बाल विवाह जो है वो इस तरह से समाज में चल रहा है, जो समाज के लिए सही नहीं है। उर्दू के एक बहुत ही अच्छे उपन्यासकार हैं मौलवी अब्दुल हलीम शरर। तो मौलवी अब्दुल हलीम शरर ने ऐतिहासिक बहुत उपन्यास लिखे हैं उन्होंने बहुत से। उनका एक सामाजिक उपन्यास है बद्रुन निसा की मुसीबत। इस उपन्यास में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो बाल विवाह और पर्दा प्रथा, जो कि मुसलमानों में बुर्का की प्रथा है, तो बुर्का पहनने से और बाल विवाह दोनों का ही दुष्परिणाम क्या होता है, ये उन्होंने दिखाया कि वो अपने जो नायक है वो अपने बेटे का विवाह जो है वो फिक्स कर देते हैं वो अपने दोस्त की बेटी से। वो हैदराबाद में रहते हैं, ये लोग दिल्ली में रहते हैं। और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो ससुर को भेजा जाता है रुखसती कराने के लिए, विदाई कराने के लिए। जब वो विदाई कराने जाते हैं तो ना तो लड़की ने ससुर को देखा है, और बड़ी हो चुकी है, वो बुर्का पहनने लगी है, और ना ही ससुर ने बहू को देखा है। वो विदाई करा के उनको लेके आ रहे हैं स्टेशन पर, ट्रेन में बैठते हैं, फिर एक जगह ट्रेन बदलनी पड़ती है, एक और बुर्का पोश है और उसके साथ एक पुरुष है जो उसका ससुर है। थोड़ी दोस्ती भी बात हो जाती है, आपस में बातचीत करते हैं। और जब ट्रेन आती है तो हड़बड़ी में दुल्हनें बदल जाती हैं। एक बहू दूसरे के साथ चली जाती है और दूसरे ससुर को नहीं पता है कि दुल्हन बदल चुकी है, बहू बदल गई है, और ना बहू को पता है कि वो मेरा घर बदल चुका है। और वो जब वहाँ पहुँचते हैं और कई दिन के बाद जब ये पता चलता है, ये राज खुलता है कि ये तो दुल्हनें बदल चुकी हैं, तो दोनों जो पति हैं वो लोग मिलते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे से खूब लड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ ये सवाल उठता है कि ये तो मौलवी साहब हैं, मौलवी अब्दुल हलीम शरर, वो क्यों उसका विरोध कर रहे हैं बुर्क़े का। लेकिन चूँकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो समाज में जो तर्क के साथ इस बात को दिखाने की कोशिश की कि इसका दुष्परिणाम इस तरह से निकलता है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसके साथ जो है वो युवा पीढ़ी की बात आती है। सर सैयद अहमद ख़ान ने युवा पीढ़ी को लेकर के, युवकों को लेकर के उनकी शिक्षा के लिए प्रबंध किया। और लोग सवाल ये करते हैं कि स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, लेकिन उनके जो मित्र थे, जूनियर थे, शेख अब्दुल्ला, उन्होंने स्त्रियों के लिए अलीगढ़ में अब्दुल्ला स्कूल खोला, फिर वो कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुआ, वो खोला। तो युवा पीढ़ी को लेकर के उपन्यासकार भी बहुत अधिक सजग थे, क्योंकि जो युवा पीढ़ी होती है वो किसी भी देश को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो उस समय जो युवा पीढ़ी थी उसमें दो तरह के लोग थे। कुछ तो अंग्रेज़ी पढ़ लिख करके अपने देश और अपने समाज के बारे में सोचते थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ी पढ़ लिख करके साहब बनने लगते थे, या उनमें फैशन परस्ती आ जाती थी और तरह तरह के मित्र उनके बन जाते थे, और खूब चापलूस मित्र जो हैं वो उन्हें घेरे रखते थे और खूब वाह वाह होती थी, और वो अपना धन जो है वो दोनों हाथों से लुटाते रहते थे। हिंदी में जो जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास कहा है, परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का, इस उपन्यास का विषय मुख्य रूप से यही है कि मित्र जो है वो मित्र को पहचान करके, सच्चे मित्र की पहचान जो है व्यक्ति को होनी चाहिए। किस तरह से जो नायक है वो अपने
चापलूस मित्रों से घिरा हुआ रहता है और अपनी सारी जायदाद जो है उनकी वाहवाही में लुटा देता है और आखिर में वो जेल पहुंच जाता है। उस वक्त जो मित्रों की टोली है पूरी वो वहाँ से खिसक जाती है, गायब हो जाती है, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। आखिर में आता है उसका जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो उसे समझाता रहता है लेकिन उसकी बात मानता नहीं था, वही आकर के उसकी मदद करता है। तो इस तरह से जो सर सैयद अहमद ख़ान ने भी खुशामद को लेकर के जो खुशामद पसंदी थी उस वक्त बहुत चल रही थी। उर्दू उपन्यासकारों ने भी इस बात को लेकर के दिखाने की कोशिश की है। फसाने आज़ाद में दिखाया उन्होंने, सरशार ने, कि किस तरह से वहाँ के जो रईस, लखनऊ के जो रईस और नवाब थे और थोड़ी बहुत जो बची कुची संपत्ति थी उसे लोगों की वाहवाही में, चापलूस मित्रों की संगत में उसे वो गंवा देते थे। बटेरबाजी और मुर्गबाजी तो वो करते ही थे, साथ ही साथ जो है वो दोस्तों की वाहवाही में धन को खूब लुटाते थे। इसके साथ ही मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने शरीफज़ादा और ज़ाते शरीफ नाम का 2 उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने युवकों को इस बात की, जो शरीफज़ादा उपन्यास है उसमें उन्होंने इस बात की प्रेरणा दी है कि जो युवक हैं वो किस तरह से परिश्रम करके अपने बल पर 5 रुपए की नौकरी से वो इंजीनियर के पद तक पहुंच सकते हैं, इसको उन्होंने दिखाने की कोशिश की। और सर सैयद की बात मैंने की थी कि उन्होंने खुशामद नाम का एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने ये बताया कि खुशामद पसंदी जो है वो एक जहर के समान होती है जो व्यक्ति को मार डालती है। इसलिए खुशामद पसंदी जो है वो व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो उस वक्त के युवकों में मुख्य रूप से आ गई थी। हिंदी के उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट ने सौ जान एक सुजान जो उपन्यास लिखा, वो भी इसी बात को लेकर लिखा गया था कि जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से भ्रष्ट हो रही है, उसको दिखाने के लिए किया गया था। इसके साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी है उस वक्त वो पढ़ लिख करके उनमें साहब बनने का मोह बहुत हो गया था कि वो पढ़ लिख करके नौकरी करना चाहते थे, साहब बनना चाहते थे। उपन्यासकारों ने इस बात को बड़ी गहराई से देखा कि जो व्यापार है वो व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाती है, नौकरी में वो बात नहीं है। हिंदी उपन्यास हम देखते हैं वामा शिक्षक, उसमें जो नायिका है गंगा, उसका पति नौकरी करता है और किसी बात से नाराज़ होकर के वो नौकरी से त्यागपत्र दे करके आ गया है। तो वो ये कहती है कि अब तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, तुम्हें दुकान खोलना है या सौदागरी करनी है। तो वो कहता है कि अच्छा, मेरे पर क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं नौकरी करूँ, मैं सौदागरी करूँ या दुकान खोलूँ, ये क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ? तो उसने ये फिर ये कहने की कोशिश की कि जो दुकानदार, ये गंगा ये कहती है, फिर वो ये कहता है कि ये तो यही मसल हो जाएगी कि पढ़े तो फारसी बेचें तेल। तो गंगा ये कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ये खुद पढ़ा है भारतवर्ष किताब में कि हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ आए थे वो सौदागरी करने आए थे और सौदागरी करते करते धीरे धीरे वो यहाँ के राजा बन गए। तो भाई उन्नति तो रोज़गार में ही है, इसलिए तुम्हें रोज़गार करना चाहिए। तो वो उसकी बात मानता है और वो उस पर अमल करता है और दुकान खोलता है वो, और देखते देखते वो सेठ बन जाता है। तो इसी तरह से जो है वो परीक्षा गुरु में भी लाला श्रीनिवास दास ये कहते हैं कि जो लोग पढ़ते लिखते हैं वो अपने बाप दादा को रोज़गार छोड़ करके नौकरी करना चाहते हैं, जबकि नौकरी में कहीं कोई उन्नति नहीं है। कल कारखानों में और पैदावार को बढ़ाने में ही उन्नति होती है। तो इस तरह से जो उपन्यासकार थे वो इन सब चीज़ों की उसमें देखते हैं। उर्दू में हम देखते हैं तो फिर सरशार की बात मैं करूँगी कि पंडित रतननाथ सरशार व्यंग करते हैं ऐसे युवकों पर जो नौकरी की ओर भागते हैं। उनका ये कहना है कि वो ये कहते हैं, जो कथन है कि हज़रत जिन्हें खाने को रोटियां ना हो वो सत्तू बांध करके नौकरी के पीछे पड़े तो कोई बात भी हो, तुम्हें क्या सूझी है कि 5-10 की नौकरी के लिए एड़ियां रगड़ते हो। इस तरह से कह के वो युवकों पर व्यंग करते हैं कि आपको ये हिंदुस्तान की हालत इसीलिए ख़राब है, वो ये कहते हैं। उर्दू उपन्यासकार हैं राशिदुल खैरी, उन्होंने जो शाम ज़िंदगी उपन्यास लिखा है उसमें उन्होंने ये कहती है, जो नायिका है वो अपनी ननद से कहती है कि नौकरी से बदतर भी कोई पेशा हो सकता है। जैसे अपनी नौकरानी की तरफ वो संकेत करती है, जैसे ये तुम्हारी कम वक़्त नसीबन, वैसे ही कलेक्टर के सामने तुम्हारे भाई हैं। तो इस तरह से वो
नौकरी को बहुत ही हे समझने की, समझाने की कोशिश की गई उर्दू उपन्यासों में भी और हिंदी उपन्यासों में भी। फिजूल खर्ची उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और लोग जो हैं वो शादी ब्याह के मौके पर या किसी की मौत के मौके पर जो है वो फिजूल खर्ची खूब किया करते थे और ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो एक शादी पर वो खर्च कर दिया करते थे। उपन्यासकारों ने इन चीज़ों की, इन छोटी-छोटी चीज़ों की ओर संकेत किया कि फिजूल खर्ची जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए विवाह के अवसर पर। विवाह तो एक दिन का होता है, उसमें वो भाग्यवती उपन्यास में इस बात की ओर संकेत किया गया है, वामा शिक्षक में इस बात की ओर संकेत किया गया है कि फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए, चाहे वो विवाह के अवसर पर हो या मृत्युभोज पर हो। उर्दू उपन्यास में शामी ज़िंदगी में राशिदुल खैरी का जो उपन्यास है शामी ज़िंदगी, उसमें उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया है कि जो उसकी सास का, नसीमा जो है उसकी सास का की मृत्यु हो जाती है तो 40वें पर जो भोज होता है उसका वो विरोध करती है। वो ये कहती है कि ये जो खर्च है वो न हासिले दीन न हासिले दुनिया। लोगों से कह दो कि यहाँ कोई दावत नहीं होगी, हट्टे कट्टे आएंगे और उड़ा के चले जाएंगे दावत, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो कुछ देना है तुम मदरसे में, यतीम खाने में दे दिया जाए और कोई दावत पर इसे नहीं करना चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं जब इसे नहीं कम मानेंगे, इन चीज़ों को नहीं ख़त्म करेंगे तो फिर कौन ख़त्म करेगा। आज हम देखते हैं कि कोरोना जो है वो हमें शिक्षा दे रहा है कि हमें विवाह जो है वो इस तरह से नहीं करनी है। पहले 50 था कि 50 तक गेस्ट होने चाहिए, अब शायद बढ़ के 100 हो गया है। तो प्रकृति जो है, जब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, जब अति हो जाती है चीज़ों की, तो प्रकृति भी अपने आप को बैलेंस करने के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उत्पन्न करती हैं, जिसे हम देखते हैं। इसी तरह से झाड़ फूँक, टोने टोटके, पीर फ़कीर, ये सारी चीज़ें जी उस समय बहुत राइज थी। डिप्टी नज़ीर अहमद ने तो अपनी भूमिका में ही इसी बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो इस तरह के तोहमात हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करें। तो वो जब बच्चे बीमार होते थे तो बजाय इसके कि उन्हें हकीम डॉक्टर को दिखाया जाए, वो झड़वाते थे, उन्हें ओझा को बुला करके झड़वाया जा रहा है। जो देवरानी ठानी की कहानी उपन्यास का जिक्र मैं कर रही हूँ, उसमें एक ननुआ चमार है, उसको बुला के झड़वाया जाता है और वो बच्चे को झाड़ता है और जो पुड़िया दे के जाता है वो जमाल गोटा है, वो उसे पिला दिया जाता है। और जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो पता चलता है कि वो इस तरह की चीज़ें थीं। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने की बात जो है वो की जा रही थी भाग्यवती में। भाग्यवती भी बार बार इस बात संकेत करती है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उर्दू उपन्यासों में भी डिप्टी नज़ीर अहमद के मिरातुल उरूस में और इस बात की ओर संकेत किया गया है कि नसीमा जो असगरी है, अकबरी और असगरी 2 बहनें हैं, तो असगरी जो है वो पढ़ी लिखी समझदार है, वो इन बातों को मानने की तैयार नहीं होती और लोगों से ये कहती है कि ये चीज़ें गलत हैं। इसी तरह से जो दूसरे उपन्यास हैं उसमें भी इन चीज़ों की ओर संकेत किया गया है कि ये झाड़ फूँक जो है वो नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ एक उस समय की एक बहुत बड़ी एक हर उपन्यास में वो चीज़ मैं देखा मैंने कि नौकरों की, जो घरेलू सहायक होते थे, घरेलू नौकर होते थे, वो हेरा फेरी करने में बहुत तेज़ होते थे। वो घर के राजदार हुआ करते थे, घर की आर्थिक स्थिति उनसे छिपी नहीं होती थी, तो वो घर के लोग जो हैं उससे दबते भी थे। और चूँकि स्त्रियां जो हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो वो हिसाब किताब उनसे लेती नहीं थी, वो खूब हेरा फेरी करते थे। तो उन्होंने ये जो उपन्यासकार थे उन्होंने ये दिखाया। भाग्यवती उपन्यास में नंदा कहार नाम का नौकर है जो लोगों के ऊपर खूब कर्ज चढ़ा देता है। वो ये कहता है कि बीबी जी ये बहुत महंगा हो गया है और कर्ज पर कर्ज चढ़ाता चला जाता है। जब भाग्यवती आती है और उससे हिसाब किताब मांगती है तब नंदा जो है वो चौंक जाता है। वो ये कहता है ये बहू तो बहुत चतुर आई है, ये मुझे पकड़ लेगी मेरी हेरा फेरी। और कहता है कि मैं कोई नया हूँ या हूँ नंदा कहाँ, मैं तो बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ। लेकिन जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो बाहर निकाला जाता है। इसी तरह उर्दू उपन्यास मिरातुल उरूस में मामा अज़मत, मामा कहते हैं नौकरानी को, तो मामा अज़मत है जो खूब जम कर के हेरा फेरी करती थी और कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। असगरी उसे देखती है तो असगरी उस पर निगाह रखती है और जब हिसाब किताब लेती है तो वो चिढ़ जाती है। वो ये कहती है कि
जब वो ये कहती है तुम्हें निकाल दिया जाएगा वरना सही से हिसाब दो, तो वो ये कहती है कि मैं ईंट से ईंट बजा कर जाऊँगी, मेरा निकलना इतना आसान नहीं है। वो धमकियाँ देती हुई उसे जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उपन्यासकार निरंतर समाज में जो चीज़ें चल रही थी उसे वो दिखाने का प्रयत्न करते हैं। और हिंदी उर्दू उपन्यासों में जो जो भी विषय हम देखते हैं, जो भी विषय को उन्होंने उठाया है, उनमें इतनी समानता है, बहुत ज़्यादा। तो चूँकि दोनों ही एक समाज में रहने वाले लोग हैं, तो अपनी जो साझी विरासत है उससे वो कैसे बचे रह सकते हैं। जो चीज़ें उनके सामने आती हैं वही चीज़ें उनके भी सामने आती हैं। तो फिर जो ये अलगाववाद है, जो ये इतनी दूरियां हैं, ये इनको नहीं होना चाहिए। उपन्यासकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय कोई ऐसा हिंदी में उपन्यास नहीं लिखा गया जो मुस्लिम संस्कृति का चित्रण करता हो, और उर्दू में, हाँ, उर्दू में जो है वो कोई ऐसा उपन्यास नहीं लिखा गया जो हिंदू जीवन की संस्कृति का चित्रण करता हो। लेकिन उर्दू में एक उपन्यासकार जो है सरशार, जिनका उल्लेख मैंने किया, पंडित रतननाथ सरशार, उन्होंने जो फसाने आज़ाद लिखा है उसमें उन्होंने लखनऊ के मुसलमानों का जो सजीव चित्रण किया है वो अपनी मिसाल आप है। साझी विरासत की एक बहुत बड़ी मिसाल है और उसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। जो पंडित बृजनारायण चकबस्त, जो उर्दू के एक कवि हैं मशहूर, और उसके साथ ही साथ मजमून निगार भी हैं, निबंधकार हैं, तो वो अपने निबंध में उनकी प्रशंसा करते हैं सरशार की, और ये लिखते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सके कि एक मुस्लिम संस्कृति का इतना जीवंत चित्रण उन्होंने कैसे फसाने आज़ाद में किया है। तो वो लिखते हैं कि कश्मीरी पंडितों का ख़ानदान, मुसलमानों का पड़ोस, अरबी फ़ारसी की शिक्षा, और इतना होने पर भी अगर उन पर लखनवी रंग न चढ़ता तो बहुत ताज्जुब की बात थी। फिर आगे वो ये लिखते हैं जो उनके दर्द को भी अभिव्यक्त करता है, और जो जिसकी ओर मैंने भी संकेत किया कि इस युग में जो उपन्यास लिखे गए उनमें ये बातें दिखाई देती हैं जो अपनी जो साझी विरासत की परंपरा को थोड़ा आगे बढ़ाने में थोड़ी नाकाम रही हैं। तो वो ये कहते हैं, चकबस्त आगे लिखते हैं कि काश हिंदुस्तान के सारे हिंदू मुसलमान पर इसी तरह एक दूसरे का रंग चढ़ जाता। तो चकबस्त की जो ये इच्छा थी, जो ये ख्वाहिश थी, वो हम सभी की इच्छा, हम सभी की ख्वाहिश है। आज के इस समय में अगर हम एक दूसरे, हम सारे हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू मुसलमान हैं, सब पर एक दूसरे का रंग चढ़ जाए तो क्या बात है। और जो सारी संस्कृति है वो अपने आप को आगे बढ़ाती रहेगी। और मैं इसी के साथ ही मैं मेरे ख्याल से समय हो गया है, होने वाला है। और प्रेमचंद भी इस उपन्यास से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने आज़ाद कथा के नाम से फसाने आज़ाद को हिंदी में इसका रूपांतर किया। और जो प्रेमचंद के डायलॉग हैं अगर उसे आप देखें तो कर्मभूमि उपन्यास में तो पूरा का पूरा सलीम के जो डायलॉग हैं वो पूरे के पूरे फसाने आज़ाद में जिस तरह के डायलॉग हैं उसी तरह के डायलॉग दिखाई देते हैं। तो प्रेमचंद भी उस उपन्यास से बहुत अधिक प्रभावित थे। और ये उपन्यासकार सरशार और उनके उपन्यास, ये साझी विरासत की 19वीं शताब्दी में जो ये नवजागरण युगीन जो हिंदी उर्दू उपन्यास लिखे गए हैं उनमें अपनी मिसाल आप है। इसके साथ ही मैं फिर से एक बार आप सभी का को धन्यवाद देती हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब हमसे जुड़े। और मैं वांग्मय प्रकाशन और इसके साथ ही साथ विकास प्रकाशन कानपुर, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर फ़िरोज़, डॉक्टर शगुफ्ता नियाज़ जो मेरे अनुज हैं की तरह से ही हैं, अनुज अनुजा हैं, छोटे भाई बहनों की तरह हैं। मैं उनको भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, आपसे कुछ बातें साझा करने का मौका दिया। और उम्मीद है कि आप सब साझा विरासत के बारे में, साझी संस्कृति के बारे में सोचेंगे और कुछ इस तरह की चीज़ें पहल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।